নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। হাথরাসের খবরে আসবে উত্তরপ্রদেশের, কারণ আবারও প্রশ্নের মুখে এবারে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, কারণ জোর করে হাথরাসের নির্যাতিতার দেহ সৎকারের অভিযোগ এবারে তাদের বিরুদ্ধে। মাঝরাতে তরুণীর দেহ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ, এরপর সোজা শ্মশানে গিয়ে তরুণীর দেহ দাহ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জোর করে পুলিশ দেহ সৎকার করেছে এমনটাই অভিযোগ করছে নির্যাতিতার পরিবার। ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या चल रहा है, सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं ये नहीं क्या बात चल नहीं रहा सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैं ना वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, नो डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है, मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलना। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर को। आप बता सकते हैं? बेटी की बॉडी नहीं दी थी, लेके चले गए। हमने कि हमारी बेटी की कम से कम मुंह तो दिखाते हैं आखिरी बार। उन लोगों ने बॉडी नहीं दी थी, पैर तक पकड़े हमारी बेटी की बॉडी ला दो, नहीं उन लोगों ने नहीं दिया। मेरी बेटी बुरा हाल किया। जो दाह संस्कार किया गया, क्या उसमें आप लोगों की, आपके परिवार की स्वीकृति थी? नहीं, अपनी मर्जी से लगाई है उन्होंने। आप लोग शोक में हैं, दुख में हैं, लेकिन ताले में बंद हैं अपने ही घर में जी। क्यों ये नौबत है? हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। हमने बोला है कि सुबह हम लगाएंगे, हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सुबह लगाएंगे, रात हो गई अभी। হাথরাসের জেলা শাসক প্রবীণ কুমার তিনি অবশ্য বলছেন যে পরিবারের অভিযোগ মানতে তিনি নারাজ। তার বক্তব্য, পরিবারের সম্মতিতেই সৎকার হয়েছে এমনটাই দাবি তার। जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी ओम प्रकाश जी से और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध किया। এই ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীরা তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ঠিক কি অবস্থা ওখানকার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন। সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি সুমিত শর্মা, সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये डीएम की बात तो हम लोगों ने सुनी, लेकिन जो परिवार है उन लोगों का कहना है कि एकदम लास्ट मिनट तक उनकी बेटी को वो देख नहीं पाए और जो हम लोग एक पुलिस अधिकारी जो वहाँ पर है उनकी भी बातें सुनी, वो बोलना भी नहीं चाहते थे। बार बार बोल रहे थे कि डीएम के साथ बात हुई कि नहीं। डीएम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जो उन्होंने आरोप लगाया है परिवार की ओर से, जो डीएम के ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने पूरा नाकाम कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एग्जैक्टली उसके बाद काल रात के बाद आज सुबह से क्या सिचुएशन है वहाँ का? जी कोयल, मैं आपको बता दूं, ये कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर से ही मामला चल रहा है। पीड़ित के परिवार वहां मीडिया से लगातार बात कर रहे थे कि सफदरजंग अस्पताल के प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बॉडी सुपर्द कर दी थी, जबकि पीड़ित के परिवार का कहना था कि प्रशासन ने हमें अभी तक पीड़िता की बॉडी अभी तक हमें सुपुर्द नहीं की है। कल देर रात जिला प्रशासन पीड़िता की बॉडी को रात को करीब 1 बजे पीड़िता के गाँव लेकर पहुंचा था, जहाँ बिना पीड़िता के परिवार की मर्जी के दाह संस्कार के लिए पीड़िता के शव को ले जाया जा रहा था। पीड़िता के परिवार को जैसे इसकी
पूरी जानकारी मिली। पीड़िता के परिवार के कुछ लोग एम्बुलेंस के आगे आ गए और वहां विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते करते पुलिस प्रशासन ने वहां से उनको भगा दिया, खदेड़ दिया और वहां से एम्बुलेंस को लेकर वापस पीड़िता के घर पर आए, लेकिन एम्बुलेंस से शव को बाहर नहीं उतारा गया था। थोड़ी देर बाद पीड़िता के परिवारजनों को समझाया गया, एम्बुलेंस को तत्काल प्रभाव से वहां से दाह संस्कार की जगह पर ले जाया गया, बिना किसी परिवारजन के मौजूदगी के अंतिम संस्कार सबका कर दिया गया। कोयल সুমিত জি যারা বনে রয়ে हमारे साथ और ये अंतिम संस्कार के बाद অর্থাৎ শেষকৃত্যের পর আজকে সকালবেলাতে হাজরাতে জেলা শাসক তিনি যান নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এবং সেই সময় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাকে। সেই ছবি আপনাদের সামনে, বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় জেলা শাসককে। ফলত পরিবারের সঙ্গে দেখা না করেই জেলা শাসককে ফিরে আসতে হয়। কার্যত গাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসেন জেলা শাসক। দেখতে পাচ্ছেন সেই জেলা শাসকের গাড়ি এবং নির্যাতিতার পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাকে। জেলার নির্যাতিতার বৌদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই ছবিতে। নির্যাতিতার বৌদি কি বলেছেন আপনাদের একবার শোনাবো। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ सब कुछ हो चुका है ना, तो ये किसी दूसरे को लाके वहाँ खड़ा कर दिया गया, वीडियो बना रखी है ताकि ये लोग देखे, ये सोचे कि परिवार के कोई लोग, हम लोग तो इन्होंने मारपीट की है ना, उस डर से हम लोग गेट के अंदर थे सारे। लेडीज पुलिस ने लेडीजों की तो बहुत हाल की है, उठा उठा के कांटों में फेंके। हम लोग उनके चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे और वो शायद हम लोग यहाँ परिवार से कोई है भी नहीं। আবারও সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি हमारे संगे रहे। सुमित, आज ये हमने जो फुटेज देखा है वो सुबह में डीएम साहब आए थे उन लोगों के घर और बात भी नहीं कर पाए क्योंकि इतना ही वो खफा थे और वो काफी अपने कार लेके वापस चले गए। एग्जैक्टली हुआ क्या था सुबह? देख, जैसे ही पीड़ित परिवार से बात करने के लिए जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लश्कर पीड़िता के गांव, पीड़िता के परिजनों से बात करने के लिए घर पहुंचे थे, उनको बात करने के लिए, उनको मनाने के लिए घर पहुंचे थे, वही तभी पीड़िता के परिजनों का भारी विरोध का सामना जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार को करना पड़ा और पीड़िता के परिवार ने जिलाधिकारी की कोई बात नहीं सुनी क्योंकि कल रात की घटना से लगातार पीड़िता के परिवारजन नाराज थे। पीड़िता के परिवारजनों की सिर्फ यही मांग थी, एक छोटी सी मांग थी प्रशासन से कि किसी भी तरह हम अपनी बेटी को छू लें, देख लें, उसके माथे पर चंदन लगा लें, अपने रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दें। इसी कारण पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश था और उसके कारण जिलाधिकारी और एसपी जब पीड़िता के घर पहुंचे थे तो पीड़िता के परिवारजनों का उनको आक्रोश का सामना करना पड़ा, जबकि डीएम और एसपी को वहां से तुरंत वापस आना पड़ा। पीड़िता के परिवारजन, पीड़िता की भाभी लगातार जिलाधिकारी की गाड़ी के पीछे भागती रही लेकिन जिलाधिकारी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद जनपद हाथरस के मुख्य शहर में, हाथरस शहर के तालाब चौराहे पर पब्लिक वाल्मीकि समाज और कांग्रेस द्वारा लगातार जाम लगाया गया। उसके बाद प्रदर्शन हुआ, वहां पथराव हो गया, फायरिंग हो गई, आगजनी हो गई। पुलिस ने वहां फायरिंग की थी, लाठीचार्ज की थी प्रदर्शनकारियों पर। उसके बाद लगातार अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना हुआ है, पूरे शहर में कर्फ्यू जैसी हालत है, लगातार अभी तक पूरा बाजार बंद है। पीड़िता के घर पर लगातार प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर पीड़िता से बात करने पीड़िता के गांव पहुंचे थे। तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए। आप जो बोल रहे थे যে দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, আজকে হাথরাসের পরিস্থিতি, গোটা হাথরাস ইতিমধ্যে কারফিউ জারি করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত, হাত তরুণীকে গণধর্ষণ করে ঘটনায় ঢাকাবাসীরা তারা বিক্ষুব্ধ এবং শুধু হাথরাস নয়, লখনৌ, গাজিয়াবাদ সহ একাধিক জায়গাতে বিক্ষোভ চোখে পড়েছে। সুমিত শর্মা আমাদের প্রতিনিধি প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট দিচ্ছেন। সুমিতের একটি প্রতিবেদনের প্রথমে এবার একটু চোখ রাখবো। यहाँ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। परिवारजनों में लगातार आक्रोश जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को लेकर बढ़ता जा रहा है। आक्रोश को देखते हुए जनपद हाथरस प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से
पीएससी आसपास के जनपदों की पुलिस फोर्स, कई जनपदों के एसओ यहाँ पे तैनात किए गए सुरक्षा की व्यवस्था में। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में फोर्स तैनात है। अभी एक सूचना आ रही है जनपद हाथरस में पूरे मामले को लेकर कांग्रेसियों द्वारा और वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा जनपद हाथरस में जाम लगाया गया था, जिसके बाद वहाँ बवाल हो गया है, लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने जाम लगाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, हवाई फायरिंग की गई है, आगजनी हुई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, पथराव भी हुआ है। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যেই ডিএম অর্থাৎ জেলা শাসক যেমনটা দাবি করেছেন যে সৎকারের সময় পরিবারের সম্মতিতেই সৎকার হয়েছে, সেরকমই পরিবারের উপস্থিতিতেই সৎকার হয়েছে বলে হাথরসের ঘটনায় বিতর্ক উড়িয়ে দাবি করেছেন উত্তরপ্রদেশের এডিজি। কি বলছেন শুনুন। कल सुबह जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, और देर रात तक पोस्टमार्टम के बाद से जब बॉडी पहुंची तो परिवार वालों की सहमति से और उनकी उपस्थिति में ये अंत्येष्टि कराई गई। और जिला प्रशासन के लोगों ने इस संबंध में अपने ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया है। ये अवश्य है कि कुछ महिलाओं के द्वारा ये चीज़ें आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। আমরা আবারও চলে যাব প্রতিনিধি সুমিত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। सुमित, हम लोगों ने एडीजी की बात भी सुनी, वो तो कह रहे हैं कि परिवार पीड़िता के जो परिवार थे उनके वहाँ पे सपोर्ट थी कि वो लेके जाए डेड बॉडी, और वो लोग थे वहाँ पर जब क्रिमेशन हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि परिवार के ओर से बोला जा रहा है कि उन लोगों को दिखा एक बार भी अपनी बेटी को वो देख नहीं पाए, और ये डीएम और एडीजी वो कह रहे हैं कि परिवार के सम्मति थे। एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखिए कोई लगातार न्यूज़ 18 कल सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे इस पे काम कर रहा है। लगातार न्यूज़ 18 की टीम गांव से रिपोर्टिंग कर रही है। कल देर रात जब पीड़िता का सब गांव में पहुंचा था तो न्यूज़ 18 की टीम वहां पर मौजूद थी। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाए हैं कि किस तरह से गांव के लोगों ने, महिलाओं ने, पीड़िता के परिवार की महिलाओं ने एम्बुलेंस के आगे प्रदर्शन किया था। अगर उनकी सहमति होती तो वो क्यों प्रदर्शन करते? ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है डीएम की बात के सामने कि अगर उनकी सहमति होती तो पीड़ित परिवार की महिलाएं, पीड़ित परिवार के लोग वहां क्यों प्रदर्शन करते, क्यों इस तरह से आरोप लगाते? जिला प्रशासन ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिखाया गया था कि पीड़िता के पिता और पीड़िता के भाई सुबह अंतिम संस्कार कराते हुए। उसके बाद लगातार जब न्यूज़ 18 के पीड़िता के पिता, पीड़िता के भाई, पीड़िता की मां, पीड़िता की भाभी से जब बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है जिसमें ना ही हम हैं, ना ही हमारे मिलने वाले, ना ही हमारे रिश्तेदार, जो वीडियो में लोग दिखाए जा रहे हैं, इनका हमसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कोयल জি সুমিত, बहुत बहुत धन्यवाद দাবি के लिए। কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি সুমিত শর্মার সঙ্গে, এবং যেটা এডিজি এবং ডিএম দাবি করছেন যে পরিবারের উপস্থিতিতেই হয়েছে, তাদের সম্মতিতেই হয়েছে, কিন্তু সত্যি যেটা আমাদের প্রতিনিধি তুলে ধরলেন যে প্রত্যেক মুহূর্তের ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি তারা তুলে ধরছেন। অ্যাম্বুলেন্সের ধারে পাশ পর্যন্ত ঘেঁষে দেওয়া হয়নি পরিবারের কাউকে। ইতিমধ্যে বিরোধীরা তোপ দাগতে শুরু করেছেন। প্রিয়াঙ্কা ওয়াড্রা তিনি ইতিমধ্যে টুইট করে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্য, জোর করে দেহ সৎকার করেছে পুলিশ, পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়নি, নির্যাতিতাকে নিরাপত্তা দেয়নি যোগী প্রশাসন, হামলার পর চিকিৎসাও করানো হয়নি, সৎকারও থাকতে পারল না পরিবার, মৃত কেশের সম্মানটুকু দিল না যোগী সরকার, অপরাধীর মতো ব্যবহার করেছে প্রশাসন, ইস্তফা দিন যোগী আদিত্যনাথ। টুইট করেছেন রাহুল গান্ধীও। তার টুইট, ভারতে একটি মেয়ের ধর্ষণ খুন হয়, তথ্য চাপা দেওয়া হয়, পরিবারের থেকে শেষকৃত্যের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়, এটা অপমানজনক এবং অন্যায়। টুইটে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নিশানা করেছেন রাহুল গান্ধী। আর যেভাবে গোটা প্রক্রিয়া সামনে আসছে তাতে স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাসরাতের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যোগী আদিত্যনাথকে তিনি ফোন করেছেন এবং হাসরাতের ঘটনাতে যারা দোষী তাদের কড়া শাস্তির নির্দেশের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং এই নির্দেশ পাওয়ার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি ঘটনা তদন্তে সিট গঠন করেছেন এবং 7 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে সেই তদন্ত কমিটিকে। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারের কথাও জানানো হয়েছে। হাসরাতের ঘটনায় 3 সদস্যের সিট গঠন করেছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। 7 দিনের মধ্যে সেই সিট রিপোর্ট জমা দেবে এবং ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারের কথা বলা হয়েছে, এবং তারপরই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা হয় যোগী আদিত্যনাথের।
লখনৌয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত আজ বাবরি মামলার রায় ঘোষণা করেছে। এই মামলা চলেছে 28 বছর। রায় পড়তে বিচারক সময় নিয়েছেন প্রায় 33 মিনিট। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলাতে সব অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস করেছে লখনৌয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত। রায়ে বিচারক জানিয়েছেন, অযোধ্যায় 1992-এর 6 ডিসেম্বরের ঘটনা পরিকল্পিত নয়। ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র ছিল তা আদালতে প্রমাণ করতে পারেনি সিবিআই। जहाँ राम का जन्म हुआ था, বাবরি ধ্বংস মামলায় লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর, উমা ভারতী সহ সব অভিযুক্ত বেকসুর খালাস। অভিযুক্তদের বেকসুর ঘোষণা করল সিবিআই এর বিশেষ আদালত। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ না মেলাতেই এই নির্দেশ জানিয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালত। বুধবার মামলার রায় দিতে গিয়ে মূলত 3টি বিষয় তুলে ধরেছেন বিচারক সুরেন্দ্র কুমার যাদব। রায়ে বলা হয়েছে, পরিকল্পনা করে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়নি। উন্মত্ত জনতা বাবরির কাঠামো ভাঙে। অভিযুক্ত আদবানি, যোশীরা জনতাকে থামানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগের যথাযথ তথ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি সিবিআই। অডিও ভিডিও তথ্য প্রমাণ অসম্পূর্ণ ও আদালত গ্রাহ্য নয়। রাম মন্দির রায়ের পর বাবরি ষড়যন্ত্র মামলার দিকে তাকিয়েছিল গোটা দেশ। অভিযুক্তদের তালিকায় হাই প্রোফাইল সব নাম। অভিযুক্ত 32 জনের মধ্যে 26 জন আদালতে হাজির ছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং, নিত্যগোপাল দাস, সতীশ প্রধান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরার অনুমতি পেয়েছিলেন। 1992 সালের 6 ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে কয়েক হাজার মানুষ। তাতে 2টি এফআইআর দায়ের হয়। পরে মোট 47টি মামলাকে একত্রিত করে শুনানি শুরু হয় লখনৌয়ের বিশেষ সিবিআই আদালতে। বিচারক আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে। সিবিআই চার্জশিটে যা দাবি করেছে তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দিতে পারেনি। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। রাম মন্দির আন্দোলনের হাত ধরেই জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান। সেই আন্দোলনের দুই মুখ লালকৃষ্ণ আদবানি ও মুরলী মনোহর যোশীকেও বেকসুর ঘোষণা করেছে আদালত। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। इससे हम सब प्रसन्न हैं। বিশেষ সিবিআই আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।